नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 20 सितंबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो राजनीतिक दलों को 2000 से ज़्यादा न मिले नकद चंदा, तो इसको देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे GS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित मृत्युदंड कब घटाया जा सकता है, विचार करेगी संविधान पीठ। उसके बाद हम देखेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। सुस्ते पड़े पर्यटन क्षेत्र को G20 से बड़ी उम्मीद, तो देखेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। फिर हम जानेंगे आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के बारे में, देखेंगे कि इस कानून को लेकर क्या नए प्रावधान हैं और इसमें क्या बातें शामिल की गई हैं। फिर हम लोकपाल के बारे में देखेंगे कि लोकपाल किस कानून के तहत स्थापित किया गया है और इसके क्या काम हैं। फिर हम देखेंगे कि सियाचिन में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा शुरू की है उसका आर्मी को किस तरह से फायदा मिलेगा, वहाँ के रहने वाले जो आसपास के निवासी है जो भारतीय, उनको किस तरह से इस सेवा का इस्तेमाल मिलेगा। और देखेंगे हम कि जो सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा है वो क्या होती है और जो परंपरागत इंटरनेट सेवा उससे किस तरह से भिन्न होती है। पाकिस्तान के ड्रोन षड्यंत्र का अंत करेगी उन्नत स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली, तो देखेंगे कि क्या है ये स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली। और अभिव्यक्ति में आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा जो आज है कि आर्थिक चुनौतियों से लड़ने की सही नीति, तो GS3 GS2 से जोड़ कर देख सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं रूस से कच्चे तेल के आयात से लेकर रुपये में व्यापार जैसे फैसले भारत की जनता को राहत देने वाले हो सकते हैं। फिर आप पढ़िएगा कि ज्ञानवापी विवाद, अतीत और वर्तमान की उलझन, इसी में उपासना स्थल अधिनियम आएगा जो कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त 1947 को जो इमारतों का ये जो पूजा स्थल है उनका जो स्वरूप था वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान था। फिर हम देखेंगे कि जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो क्या है और किस तरह से आने वाले समय में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब और जो लागत आती है परिवहन की उसको कम करने में मददगार साबित होगी। फिर हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ रुपये और टका में कारोबार को सहूलियत दे ब्रांच, तो देखेंगे कि इससे भारत को कैसे फायदा मिलेगा। फिर हम ताइवान, अमेरिका और कनाडा, यूक्रेन के मैप का एनालिसिस करेंगे। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के समक्ष किया आत्मसमर्पण, तो GST इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं। 1857 में आज ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश मेजर होसान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बहादुर शाह ने दिल्ली में 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इसमें अंग्रेजों की जीत के बाद 17 सितंबर को बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ना पड़ा और यह मुगल युग का अंत था। यह तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था इसका जानने के लिए। अब देखते हैं कि आज क्या क्या देखने वाले। तो हम देखेंगे पहले MSME की जो क्लासिफिकेशन है, जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे PM गतिशक्ति के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में देखेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोकपाल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है नागरिक संहिता कानून और किस कानून में, किस संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके मैप को देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सेवा है वो शुरू की है, तो उसकी लोकेशन कहाँ है। फिर हम उसके बाद देखेंगे G20 के बारे में कि G20 में कौन सी कंट्रीज है। फिर उसके बाद हम ताइवान के मैप का एनालिसिस करेंगे। ताइवान के बाद हम यूक्रेन का मैप एनालिसिस करेंगे। फिर यूक्रेन का अन्य मैप देखेंगे। फिर उसके बाद हम कनाडा और जो नॉर्थ अमेरिका उसके मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो पर्टिकुलरली कनाडा उसके मैप का एनालिसिस करेंगे। कनाडा के बाद हम देखेंगे जो UK है, ब्रिटेन है और उसमें क्या अंतर होता है, जो ब्रिटिश आइसलैंड है उसमें क्या अंतर होता है। फिर हम पर्टिकुलरली UK का मैप देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो लॉजिस्टिक्स किस तरह से मतलब मैनेजमेंट है वो किस तरह से फंक्शन करता है उसको देखेंगे।
तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। फिर हम जो इंडियन फिलोसॉफी में कहीं ना कहीं जो भारतीय दार्शनिक है उनके विचारों में जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। राजनीतिक दलों को 2000 से ज्यादा न मिले नकद चंदा। तो GS2 राज्य व्यवस्था और इलेक्शन रिफॉर्मर्स से जोड़कर देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय से की सिफारिश। निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि राजनीतिक दलों को एक बार में मिलने वाले नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए की जाए। पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे में नकद सीमा अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए तक सीमित की जाए ताकि चुनावी चंदे को कालेधन से मुक्त किया जा सके। राजनीतिक दलों को चंदे अज्ञात स्रोत से दिए जाते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार पार्टियों को 20,000 रुपए से ऊपर वाले सभी चंदों का विवरण चुनाव आयोग को देना पड़ता है। तो यहाँ ही कहीं ना कहीं जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की व्यवस्था में सुधार एवं पारदर्शिता लाना है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च में भी आयोग कमी लाना चाहता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून है वो क्या कहता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो 1951 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, ऐसे चुनाव में या उसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों और ऐसे या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है। तो ये इसमें बात कर ली कि ये किससे संबंधित लाया गया था। सिटीजन यहाँ दिया हो कि टेरिटरी एक्सटेंडेड टू वॉल ऑफ इंडिया, और कब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था कमेंट, तो 1951 में। रिलेटेड लेजिस्लेशन तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, और इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये बैकग्राउंड दिया हुआ है। अमेंडमेंट कब हुए, तो अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है लेकिन कुछ उल्लेखनीय संशोधनों में शामिल है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1966 जिससे चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया और चुनाव याचिकाओं को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, जिनके आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चुनावी विवादों को सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुना जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया, एक ओवरव्यू लेना था कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वो क्या है और क्या कहता है चुनाव को लेकर। अब देखते हैं अगली खबर। मृत्युदंड कब घटाया जा सकता है, विचार करेगी संविधान पीठ। तो GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़ेंगे तो मृत्युदंड के प्रावधान वाले मामले में अपराध की गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों पर कब और कैसे विचार किया जा सकता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ निर्णय लेगी और दिशा निर्देश देगी। मृत्युदंड के प्रावधान वाले मामले में अपराध की गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों पर कब विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है और इसलिए अभियुक्त को राहत संबंधी परिस्थितियों पर सुनवाई का हर अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि अदालत निर्णय ले सके कि मामले में मृत्युदंड वांछित है या नहीं। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो चर्चा में क्यों है और मुकदमा क्या था। अब देखेंगे हम समान नागरिक संहिता के बारे में जो GS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। तो देख लेते कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो क्या है समान नागरिक संहिता, तो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है उनका अलग कानून है, ईसाइयों का अपना अलग कानून है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे कई देशों में लागू। अब पाकिस्तान में भी ये समान नागरिक संहिता कानून लागू है। गोवा में साल 1961 में है समान नागरिक संहिता लागू, यानी भारत का एक पहला राज्य है और प्रथम राज्य है जहाँ पर कहीं न कहीं जो समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत
समान नागरिक संहिता को लागू करने राज्यों की जिम्मेदारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहाँ का लगता है ये, तो मैरिज में, डाइवर्स में, मेंटेनेंस में, ये इनहेरिटेंस में, एडॉप्शन में और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी में। तो इन जगह पर कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है, जो आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कहीं ना कहीं जो राज्य की एक तरह से जिम्मेदारी निर्धारित करता है कि वो यूसीसी लागू करे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, यानी ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी के लिए विभिन्न कानून ना हो। सभी जो सिटीजन्स के उसके लिए एक नेशनल और एक देश एक कानून की जो अवधारणा है उसको लागू करने में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें दिखाया हुआ कि जो 1954 में कहीं ना कहीं पास्ड ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोवाइड परमिशन ऑफ सिविल मैरिज अबाउ एनी रिलीजियन पर्सनल लॉ। फिर 1956 में हिंदू कोड बिल पास्ड डिवाइड पर्सनल लॉ इन कॉमन इंडियन सिटीजन और मुस्लिम कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इतिहास दिखाया हुआ कि जो राजीव, फिर 1956 फिर 1986 में कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, लॉ इन शाहबानू केस वाइडन द डिफरेंस इन सिविल राइट्स। फिर 2003 में कहीं ना कहीं जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने यूसीसी यानी जो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने एक तरह से इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था। फिर 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेस्ड द नीड ऑफ यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताई थी। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है, किस अनुच्छेद के तहत इसका लागू किया जाता है और इससे क्या फायदा होगा देश को। सुस्ते पड़ रहे पर्यटन क्षेत्र को G20 से बड़ी उम्मीदें। तो कोविड के बाद देश में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां शुरू तो हो गई है, लेकिन विस्तार बाकी है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसी को बढ़ाने के लिए जो G20 देशों की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं जो दुनिया भर से जो मेहमान आने वाले हैं देश में, जो कहीं ना कहीं जिनकी अर्थव्यवस्था 80% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है विश्व में, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए भारत सरकार देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिहाज से जो ब्रांडिंग के लिए एक बड़ा मौका दे रही है आने के लिए कंपनियों को, ताकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र हैं उनको ब्रांडिंग की जा सके, ताकि जो अपने पर्यटन क्षेत्र है उनको विश्व में एक पहचान मिल सके और जो विदेशी पर्यटन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत आए घूमने, जिससे क्या होगा कि भारत को कहीं ना कहीं जो फॉरेन रिजर्व है विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, जिससे कहीं ना कहीं एक तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व वो बचेगा, दूसरा है कि कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र से जिन क्षेत्रों में घूमने जाते हैं तो वहाँ के नागरिकों को इससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि इसके अन्य लाभ भी होते हैं, जिस तरह से पर्यटन आएगा तो एक तरह से भारत की जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी वो बढ़ेगी, भारत के लोग, भारत के जो कल्चर है, संस्कृति उसको लोग जानेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो सॉफ्ट कूटनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं जो भारत है एक तरह से उससे विश्व पावर बनने में भी इसमें मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना था। तो भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो G20 है वो ग्रुप क्या है और इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो G20 जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से तो 19 कंट्री शामिल है और एक है यूरोपियन यूनियन, जिन दोनों को मिलाकर जो G20 का निर्माण होता है, यानी दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों शामिल है, यानी एक तरह से जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है और दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर फ्रॉम दिस कंट्रीज और है दिस कंट्रीज अकाउंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP। और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए, EU शामिल है। अब देख लेते हैं हम इसका जो मैप है। तो इसमें दिखाया होगा G20 कंट्रीज और कहीं ना कहीं जो ये कलर दिखाया है इसमें गेस्ट कंट्रीज को दिखाया हो, जिसमें कहीं ना कहीं गेस्ट कंट्री कौन है, तो स्पेन है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, फिर इधर से अफ्रीका से 2 है, गुयाना और सेनेगल है, इधर से आसियान से कहीं ना कहीं वियतनाम और सिंगापुर 2 कंट्री जिन्हें कहीं ना कहीं गेस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। इधर भारत जो इसका कहीं ना कहीं G20 कंट्रीज का मेंबर है, भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, इधर से टर्की, इधर से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और इसके बाद तो EU की बात कर ली हमने यानी यूरोपियन यूनियन, इसके बाद कनाडा, USA, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो इस तरह से हमको देखना है कि साउथ अफ्रीका से कितनी कंट्रीज है,
अफ्रीका से कितनी कंट्रीज से, ओशनिया से कितनी कंट्रीज से और एशिया से कितनी कंट्रीज शामिल है G20 में। तो हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। अपराधियों की हथेली और पैरों के निशान ले सकेगी पुलिस। तो किससे जोड़ेंगे, पहले इसको GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, GS3 इम्प्रूव सिक्योरिटी एजेंसीज एफिशिएंसी, यानी सिक्योरिटी से जोड़कर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अब नए कानून के तहत पुलिस को दोषियों और अभियुक्तों के शारीरिक तथा जैविक नमूने लेने का अधिकार मिल गए हैं। पुलिस अपराधियों की हथेली, पैरों के निशान के नमूने ले सकेगी। इस अधिनियम ने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह ली है। नए नियम के से पुलिस के लिए अपराधियों को कानून के दायरे में लाना आसान होगा और दोष सिद्धि की दर बढ़ेगी। नया कानून मजिस्ट्रेट को अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति के नमूने या तस्वीर लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है। रजिस्टर्ड चिकित्सक या कोई अधिकृत व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति का नमूना ले सकता है। शर्त यह होगी कि उसे पुलिस अधिकारी का पूर्व लिखित अनुमोदन मिला हो या पुलिस अधिकारी से कम पुलिस अधीक्षक की रैंक का होना चाहिए। अब इसमें दोषियों के बौद्धिक और जैविक नमूने लिए जाएंगे, जिसमें नए नियम के अनुसार पुलिस या जेल अधिकारी दोषियों के अंगुलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो, आइरिश, रेटिना स्कैन, बौद्धिक और जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार, सभी संबंधित विशेषताएं जैसे हस्ताक्षर, लिखावट या अन्य नमूने ले सकेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो दोष सिद्धि दर है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी है, पहले क्या होता था कि उसमें बहुत ही चुनौती आती थी जो सैंपल लेने में। अब इस कानून के तहत कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी, उनको जो नमूने लेने में अब जो प्रक्रिया है उसे आसान कर दी गई, जिससे क्या होगा कि कहीं के जो अपराधी है उनके जो नमूनों को एकत्रित किया जाएगा। फिर उनको नमूनों को एकत्रित कौन करेगा, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा। 70 साल तक उनको सुरक्षित रखा जाएगा और कहीं भी अपराध होता है तो उस अपराध का जो डाटा है उसको कहीं के जो NCRP का जो डाटा है, यानी जो एक तरह से नेशनल लेवल पर जो डाटा बनाया जाएगा उससे पहचान की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसको पकड़ने में मदद मिल सकी। पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो एक राज्य में अपराध किया है वो दूसरे राज्य में चला जाता था, तो उस राज्य के डाटाबेस से उसका मैच किया जाता था, तो वहाँ उसका कोई सबूत नहीं मिलता था कि उसने पिछली उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने पहले कभी इसे अपराध किए हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक नेशनल ग्रिड बनेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनको जो पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में ये आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अपनी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोकपाल को 1719 शिकायतें मिली, 136 में जांच के आदेश। तो उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उन पर कार्रवाई करने वाले लोकपाल को इस साल अब तक घूसखोरी की 1719 शिकायतें मिली। इनमें से 136 शिकायतों में जांच के आदेश दिए गए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है। तब हम लोकपाल के बारे में देखते हैं। तो लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के लोकपाल। तो लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोप की जांच करने के लिए की गई थी। तो भारत का लोकपाल स्वच्छ शासन के लिए भारत के नागरिकों की चिंताओं, आकांक्षाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जनहित की पूर्ति के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी प्रयास करेगा और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निहित शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास करेगा। भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। स्वच्छ और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कानून पारित करने और लोकपाल के निकायों के निर्माण में परिलक्षित होती है, ताकि भ्रष्टाचार के कृत्यों को रोका जा सके और दंडित किया जा सके। सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र के जो तत्कालीन महासचिव का यह करना था। तो हम देखते कि जो भ्रष्टाचार को लेकर महासचिव ने क्या कहा, तो भ्रष्टाचार एक कपटी प्लेग है जिसका समाजों पर संघर्षरक यानी प्रभाव की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह लोकतंत्र और कानून के शासन को कमजोर करता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर जाता है, बाजारों को विकृत करता है, जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करता है और संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव सुरक्षा के लिए अन्य खतरों को पनपने देता है। ये बुरी घटना सभी देशों में पाई जाती, बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, लेकिन ये विकासशील देशों में है।
इसके प्रभाव सबसे विनाशकारी हैं। भ्रष्टाचार विकास के लिए इच्छित धन को डाइवर्ट करके बुनियादी सेवा प्रदान करने की सरकार की क्षमता को कमजोर करके असमानता अन्याय के खिलाकर और विदेशी सहायता और निवेश को हतोत्साहित करके गरीबों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार आर्थिक कमजोर प्रदर्शन में एक प्रमुख तत्व है और गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो भ्रष्टाचार है या जो इस कानून को लाने से इन सारी जो बताई गई यहाँ समस्या उनको निपटान करने में मदद मिलेगी। कब लाया गया है, इसके तहत लोकपाल को क्या अधिकार मिले हुए, क्या शक्तियां मिली हुई हैं। और यहाँ पर अबाउट लोकपाल हमने देख लिया। और एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है लोकपाल के, तो श्री जस्टिस प्रदीप कुमार इनके जो कहीं ना कहीं अभी लोकपाल के चेयरपर्सन है। यहाँ मेंबर कौन है, तो श्री जस्टिस प्रदीप कुमार को हमने देख ही लिया, ये जस्टिस मेंबर। श्री जस्टिस अभिलाषा कुमारी, फिर श्री दिनेश कुमार जैन, इनके ये दोनों जस्टिस मेंबर हो गए और ये अन्य मेंबर हो गए। तो इसे आप जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सियाचिन में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू। तो GS3 चैलेंजेस टू बॉर्डर सिक्योरिटीज साइंस एंड टेक और इंडिया इन साइंस एंड टेक से जोड़कर देख सकते हैं। तो लद्दाख में चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। तेज इंटरनेट सेवा दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना की ऑपरेशन तैयारी को धार देगी। इससे लद्दाख में देश की सीमाओं पर रियल टाइम निगरानी, स्मार्ट सर्विलांस, ड्रोन कंट्रोल, सैनिकों की वर्चुअल ट्रेनिंग के साथ ऑपरेशनों में मदद मिलेगी। सेना की संचार सेवा में अब मौसम भी बाधा नहीं बन पाएगा। जमीन के साथ आसमान से भी दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी। लद्दाख में सेना की संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले सियाचिन सिग्नल यूनिट में केंद्र सरकार को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के सहयोग से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा हासिल की है। सियाचिन में सर्दियों में तापमान 0 से 55 डिग्री नीचे तक चला जाता है। ऐसे में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सिग्नल रेजिमेंट के अधिकारियों व जवानों ने खून जमाने वाली ठंड और तेज बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट सेट कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है। पहले वायुसेना के संचार सैटेलाइट GSAT-7A पर आधारित थी सेना। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वी लद्दाख के गलवान में हिंसक भिड़ंत के बाद क्षेत्र में सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े अभियान जारी हैं और जिसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उनमें मौसम संचार सेवाओं में अड़चन पैदा करता है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है वहां पर लगाई गई है। इससे क्या फायदा मिलेगा कि जो भारत की जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इस समय देश के ऐसे दुर्गम इलाकों में जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रही है जहां पर फाइबर से इंटरनेट सेवा देना संभव नहीं है। लद्दाख में सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने से सेना के साथ सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा। भारत ने कहीं ना कहीं जो नेट प्रोजेक्ट के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने देश में 7,000 दूर दराज पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इन पंचायतों को 4 सैटेलाइट गेटवे व 2 हाई आउटपुट थ्रूपुट सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट सेवाएं मिलेगी। तो अब इस भारत सरकार ने ये कदम ही क्यों उठाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीन का जिक्र है कि चीन ने पिछले 2 सालों के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 4G व 5G इंटरनेट सेवा सुनिश्चित की। और हाल ही में चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने क्षेत्र में मोबाइल के 3 टावर भी खड़े किए और वह पाकिस्तान की संचार सेवा को बेहतर बनाने में भी मदद कर रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस कदम को उठाया है ताकि जो भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसको भी जो प्रतिकूल मौसम है उसमें भी उसकी जो संचार व्यवस्था वो बाधित ना हो और निरंतर काम करती रहे। अब देखते हैं हम कि जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा वो किस तरह से कार्य करती है। तो पहले हम मैप देख लेते हैं किसका, जम्मू एंड कश्मीर, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई हुई श्रीनगर, और ये कश्मीर वैली, ये पाकिस्तान ने पाक एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है। और ये एरिया सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया, ये भारत का हिस्सा लेकिन कहीं ना कहीं। और ये अक्साई चीन वाला चाइना हेल्ड एरिया क्लेम्ड बाय इंडिया, यानी भारत क्लेम करता है अभी किसके कंट्रोल में, तो चाइना के, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
अब देखते हैं हम एक अन्य मैप इसका। तो इसमें दिखाया हुआ कि जो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कारगिल, ये श्रीनगर, ये इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर वाला, और ये कहीं का डिस्प्यूट एरिया जहाँ बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर, ये इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गए। यहाँ पर दिखाया हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर इंडिया सीज फायर लाइन ये वाली दिखाई हुई है, और ये पाकिस्तानी सीज फायर लाइन दिखाई हुई है। यहाँ पर ये नुब्रा रिवर होकर निकल रही है यहीं से। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना था कि ओवरव्यू कि कहाँ पर जो लगाया गया है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा वो कहाँ पर लगाई है। तो अब ये काम किसी करती, तो ये सैटेलाइट और ये ग्राउंड स्टेशन, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से अपलिंक भेजी जाती है और वो सैटेलाइट के थ्रू जाती है, और फिर उसे कहीं ना कहीं डाउनलोड लिंक के थ्रू कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रीड किया जाता है। तो इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद नंबर ऑफ यूजर्स, तो इसमें दिखाया हुआ कि किस तरह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो ये टेक्स्ट ही है, यहाँ से ट्रांसमीटर, फिर उसके बाद अपलिंक टेक्स्ट ही है, फिर आएगा रिसीवर के पास टेक्स्ट ही है, यानी कुछ भी आप मैसेज भेज सकते हो। पहले कहाँ जाएगा अपलिंक, फिर रिसीवर, यानी फिर सैटेलाइट के पास जा रहा है, फिर उससे ट्रांसमीटर किया जाएगा किसको, जो मैसेज आपने भेजा है, फिर कहीं ना कहीं उससे डाउन लिंक, और फिर कहीं ना कहीं एक तरह से रिसीवर उसे रिसीव करेगा। और इस तरह से जो काम है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करता है। माइक्रोवेव लिंक्स कुड रेंज अप टू 40,450 किलोमीटर एन नंबर ऑफ यूजर्स। तो कहीं ना कहीं जो परंपरागत रूप से किस तरह से भिन्न है, तो ये है कि जो सामान्य जो इंटरनेट सेवा है वो कहीं ना कहीं जो प्रतिकूल मौसम में जो काम नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जो ये सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन है ये हर मौसम में सुचारू रूप से काम करेगी। दूसरा है कि जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी अच्छी रहेगी, और दूसरा है कि ये परंपरागत रूप से किस तरह के इसमें कहीं ना कहीं जो ऑप्टिकल फाइबर्स है और जो वायर्स है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी एक तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरह से हमको एक ओवरव्यू लेना था कि किस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है। पाकिस्तान के ड्रोन षड्यंत्र का अंत करेगी उन्नत स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली। तो जीएस3 साइंस एंड टेक एंड इंडिया इन साइंस एंड टेक से जोड़कर देख सकते हैं। तो सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप बेचने की साजिश रच रहे पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। भारत पहली बार अपनी सीमा पर उन्नत स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली लगाने जा रहा है जो पड़ोसी देश के षड्यंत्र को विफल करेगा, और ये 4 किलोमीटर की दूरी पर तक ड्रोन का पता लगाने में सक्षम होगा। बीएसएफ के जवान सीमा पर आने वाले ड्रोन आसानी से पकड़कर उन्हें नष्ट कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो तकनीकी आयाम में बदलाव, इस प्रणाली से जो ध्वनि रहित ड्रोन भी पकड़ में आ सकेंगे। दरअसल जो ड्रोन की तकनीक में बहुत ही कुछ समय में जो बदलाव आया है, पहले तेज आवाज करने वाले ड्रोन थे, लेकिन अब ध्वनि रहित ड्रोन भी सीमा पार से भेजे जा रहे हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल होता था। सर्दी में भी कोहरे के कारण ड्रोन दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इस अत्याधुनिक प्रणाली के लगने के बाद दुश्मन के ड्रोन को आसानी से पता लगाया जा सकेगा। जो पहले रडार में पकड़ने आते थे अब उनको भी कहीं ना कहीं रडार में कैच कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो पहले जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी उसकी क्या समस्या थी, तो आने वाला जो स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली है तो किस तरह से इन समस्याओं चुनौतियों को समाधान करेगा। और ये भारत ने विकसित ही क्यों की है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं हथियारों में नशीले पदार्थों की जो जम्मू कश्मीर पंजाब वालों में एक तरह से तस्करी करता है। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ की युवाओं को एक तरह से जो आर्मी है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से इससे चुनौती होती थी, और कहीं ना कहीं इसी से निपटने के लिए भारत सरकार कहीं ना कहीं जो सीमा क्षेत्र है उस पर एक तरह से सुरक्षा चुनौती को देखते हुए एक तरह से जो साइंस एंड टेक है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी मदद ली जा रही ताकि किस तरह से जो पाकिस्तान की जो षड्यंत्रकारी वारदातें हैं उनको रोका जा सके। तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण साबित होगी। बांग्लादेश के साथ रुपये और टका में कारोबार को सहूलियत दे ब्रांच, तो GS2 GS3 से जोड़ेंगे। अब RBI की तरफ से भारतीय रुपये में आयात निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी नियम और इस बारे में सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद SBI ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए। SBI ने अपनी शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि वह अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को भारतीय रुपये में और बांग्लादेशी मुद्रा टका में करने की सहूलियत दे। साथ ही बांग्लादेश के साथ $7 में सौदा को स्वीकार नहीं करे। इस कदम से SBI ने एक साथ 2 लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। एक तो जिस तेजी से बांग्लादेशी की विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है उसे देखते हुए बैंकों के लिए कोई भुगतान संबंधी खतरा नहीं होगा, और दूसरा भारतीय रुपए के कारोबार को बढ़ावा भी मिलेगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि भारत और जो बांग्लादेश के बीच में जो घरेलू मुद्राओं में
जो व्यापार से क्या होगा कि बढ़ोतरी होगी। दूसरा है कि जो डॉलर है उस पर निर्भरता कम होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो फॉरेन रिजर्व उसे बचाने में भी मदद मिलेगी। भारत और सऊदी अरब ने रुपये और रियाल में व्यापार को संस्थागत रूप देने की व्यवहारिकता, वहाँ यूपीआई और रुपए कार्ड पेश करने पर भी चर्चा की है। तो इस तरह से हम देखना है कि आने वाले समय में और जो भारत एक किन देशों के साथ घरेलू मुद्रा में व्यापार करता है, तो इससे भारत की कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हिस्सेदारी बढ़ेगी। दूसरा है कि जो इससे रुपये में व्यापार होने से कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको बचाने में मदद मिलेगी, ताकि उसका अन्य जगह उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। लॉजिस्टिक पॉलिसी में लागत कम करने पर ज्यादा फोकस, तो GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेंगे, यानी इकोनॉमी, ट्रेड और ईज ऑफ बिजनेस। यानी अब हम पहले देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स है उसका मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक्स द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ रिसोर्स आर एक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ फाइनल डेस्टिनेशन। तो जो कहने की जो एक तरह से पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें रिसोर्सों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, यानी किस तरह से उनका भंडारण किया जाए और किस तरह से परिवहन किया जाए एक फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो कहीं कि एक तरह से ये रॉ मटेरियल दिखाया हुआ, रॉ मटेरियल सप्लाई, फिर मैन्युफैक्चर के पास जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर उनको प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को कहीं का डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर्स के पास, फिर होलसेलर के बाद रिटेलर शॉप के पास जाएगा और इसके बाद एंड यूजर तक जाएगा। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाए, उसको किस तरह से मैनेज किया है, तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो लॉजिस्टिक्स कहलाती है। अब देखते सरकार ने क्या कदम उठाए इसको लेकर। तो सरकार अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई है, ताकि उत्पाद की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी लागत कम की जा सके। तो हाल ही में जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नई लॉजिस्टिक नीति का अनावरण किया था। तो विश्व बैंक की 2018 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत 44वें स्थान पर है, जबकि जर्मनी पहले स्थान पर है। यूरोप के साथ कई अन्य देशों में लॉजिस्टिक लागत भारत के मुकाबले कम है। और कहीं न कहीं इसी को देखते हुए जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने वर्ष 2030 तक वर्तमान 13% की लॉजिस्टिक लागत को 8% करने का लक्ष्य तय किया है। और विभाग के मुताबिक लॉजिस्टिक की नई नीति में मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इन्वेंट्री और प्रशासनिक कामकाज की लागत को कम करने पर फोकस किया गया है। पीएम गति शक्ति के तहत एक्सप्रेसवे, रेलवे, बिजली, गैस पाइपलाइन, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब, पोर्ट जैसी कई प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरों से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए सामान की ढुलाई पर कम समय लगेगा और उन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी और माल भेजने व मंगाने के लिए एक ही पोर्टल पर सारी सुविधा होगी। वेयर हाउस की लागत को कम करने के लिए सामान रखने वाली बॉक्स या कंटेनर का आकार देश भर में एक जैसा हो, तभी वेयर हाउस में सामान को लोड और अनलोड जो करने में कहीं ना कहीं एक तरह से मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो मशीन है उनको निर्माण करने में भी सहूलियत मिलेगी, ताकि एक जैसे बॉक्स रहने से जो मशीन है उनका डिजाइन एक जैसा रहेगा। नई लॉजिस्टिक नीति में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप विकसित किया गया है, जिसकी मदद से कारोबारी रियल टाइम में अपने माल की जानकारी ले पाएंगे और उन्हें अनावश्यक माल स्टोर नहीं करना पड़ेगा। और कहीं ना जो सेकेंड में मिल जाएगी, यानी जो कम समय में मिल जाएगी सामान ले जाने वाले ट्रक की जानकारी। तो तमाम दस्तावेज काम डिजिटल रूप में होने से प्रशासनिक खर्चे में कमी आएगी और इस काम के लिए ब्लॉकचेन मदद की तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यूलिप जो पोर्टल है उस पर ट्रक नंबर डालते ही ट्रक की सारी जानकारी खुल जाएगी। अब यहाँ पर एक ओवरव्यू दिखा हुआ कि जो वर्तमान में जो लागत है और भविष्य में लागत कितने करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, ये वर्तमान लागत, ये करने का लक्ष्य। तो ट्रांसपोर्ट में अभी कितनी लागत आती है, तो 6%, उसे 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। वेयर हाउसिंग में 3.5%, उसे 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्वेंट्री 2.5% को 1% करने का, ऑर्डर प्रोसेसिंग को 1% से कम 0.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। और नई लॉजिस्टिक नीति पर अमल होने से जो एसएमई है उद्यमों को विशेष लाभ मिलेगा। तब हम देखेंगे जो एक यहाँ पर पीएम गति शक्ति का जिक्र किया है वो क्या है, और दूसरा है कि जो एमएसएमई के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं हम एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में देखते हैं। तो पहले कैसा सिस्टम था और जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन वो किस तरह से किया गया है।
तो यहाँ पर दिखाया हुआ जो क्राइटेरिया है वो किस आधार पर, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट वन मशीनरी और इक्विपमेंट, और यहाँ पर जो कंपोनेंट का क्राइटेरिया वो किस पे रखा गया है, तो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर पर रखा गया है। तो इस तरह से देखना कि जो रिवाइज्ड एमएसएमई में जो क्लासिफिकेशन वो किस बेस्ड पे किया जा रहा है और जो पुराना था वो किस बेस्ड पे था। तो क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो यहाँ पहले इन्वेस्टमेंट 25 लाख से नीचे था और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से नीचे था, लेकिन जो रिवाइज्ड किया गया है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को एक साथ ही इंक्लूड कर लिया, और दोनों में जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे और जो टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे रहने पर उसे माइक्रो में गिना जाएगा। फिर उसके बाद जो पुराना सिस्टम था उसमें स्मॉल में जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस रहता था उसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से नीचे, सर्विस एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से नीचे। लेकिन अब क्या होगा कि जो स्मॉल जो क्षेत्र हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे, और जो मीडियम है जो पुराना सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे, सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से नीचे, और अब मीडियम में जो अब रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन है उसमें जो मीडियम है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ से नीचे, और जो टर्नओवर है उसे 100 करोड़ से नीचे रखने पर कहीं का उसे मीडियम में गिना जाएगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो एमएसएमई की जो पीआईबी से लिया गया है तो उसमें किस तरह से जो नई क्लासिफिकेशन दी गई है एमएसएमई की। अब देखते हैं पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति क्या है, तो 7 इंजनों जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक संरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया है, जिसमें कहीं न कहीं जो एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा करना है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिससे सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके। यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबाइल सटीकता मोबाइलिटी सटीकता पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना, जिसके लिए 22-23 में ठेके दिए जाएंगे। एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा हो। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, कवच का क्षेत्र विस्तार, नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन्स और सार्वजनिक शहरी परिवहन, रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमोडल संपर्क, परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्पों के रूप में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान, अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए क्षमता निर्माण करना। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो पीएम गति शक्ति क्या है, किसके तहत क्या किया जाएगा, इससे क्या फायदा मिलेगा, इसके तहत क्या किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा। सूक्ष्म तक पहुंचने का साधन है स्थूल। तो GS2 इंडियन फिलोसोफर से जोड़कर जो देख सकते हैं इथिक्स से, तो जब तक हम सूक्ष्म को नहीं ग्रहण कर पाते तब तक हम मूर्तियों के सहारे उपासना करनी होती है। हालांकि आपको सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास करना सिखाया गया है। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो सर्वव्यापकता के भाव के लिए आकाश की या हरे बड़े विस्तृत मैदान या समुद्र अथवा मरुस्थल की कल्पना करेंगे। पर ये सब बौद्धिक मूर्तियां हैं। जब तक आप सूक्ष्म को मन में नहीं ग्रहण कर सकते तब तक इन बौद्धिक मूर्तियों के सहारे ही चलना होगा। और ये मूर्तियां चाहे दिमाग के भीतर हो या बाहर, आज जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं। जब तक आप अनेक आकृतियों सहित इस संसार को देख रहे हैं तब तक आप मूर्ति पूजक हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं शरीर हूँ वह जन्मतः मूर्ति पूजक है। असल में आप सब तो आत्मा है, जिसका न रूप है न रंग, जो अनंत है, बौद्धिक पदार्थ नहीं। अतः जो व्यक्ति सूक्ष्म को ग्रहण करने में असमर्थ है तथा किसी बौद्धिक पदार्थ की सहायता के बिना अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में सोच नहीं सकता, उसे हम मूर्ति पूजक ही कहेंगे। फिर भी
ऐसे लोग एक दूसरे से लड़ा करते हैं और एक व्यक्ति अपनी उपास्य मूर्ति को सच्चा बताता है और दूसरों की उपास्य मूर्ति को गलत। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद जी के थे उनके विचार थे। तो इस तरह से हमको इनको एथिक्स से जोड़कर भी देखना है कि उनके क्या विचार थे। तो अब बढ़ते हैं हम जो कंट्री से उनके मैप का एनालिसिस करेंगे। ताइवान पर यदि चीन ने आक्रमण किया तो अमेरिका ने सैन्य करेगी रक्षा। तो बाइडन यूक्रेन में कहीं ना कहीं जो परमाणु संयंत्र के निकट रूसाइल की मिसाइल हमला और कनाडा में गोलीबारी में घायल भारतीय छात्रा की मौत। तो हम इनका मैप एनालिसिस करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइसलैंड में क्या अंतर है। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या शामिल किया जाता था, एक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को शामिल कर कहीं ना कहीं जो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। और जब इसी में कहीं ना कहीं जो नॉर्थ आयरलैंड को इंक्लूड कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये यूके का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो इसमें नॉर्थ आयरलैंड के बाद कहीं ना कहीं जो पूरा आइलैंड है उसको शामिल कर लिया जाता है और जो इसके आइलैंड्स है उन सारों को शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश आइसलैंड का निर्माण होता है। अब हम यूके का मैप देखते हैं जिसमें कहीं ना कहीं इधर नॉर्थ आयरलैंड और ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड, वेल्स और ये स्कॉटलैंड हो गया है। अब इसमें कौन सी माउंटेन्स है तो पहले देखते हैं ये हाईलैंड्स, ये पेनिस माउंटेन्स, ये कैम्ब्रियन माउंटेन्स। अब इसके बाद इसके जो प्रमुख शहर है उनको देखते हैं। तो इधर पोर्ट्समाउथ, थेम्स, ये लंदन, यहीं से टेम्स नदी होकर निकल रही है। ये ब्रिस्टल, ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम, जहाँ कहीं भी बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेलते हुआ उनका आयोजन किया गया था। ये प्लेमाउथ और ये लीड्स, लिवरपूल, ये आयरिश, ये सेल्टिक सी, ये अटलांटिक ओशन हो गया, नॉर्थ सी हो गया और ये प्राइम मेरिडियन होकर गुजर रही। इसके निकट कौन से शहर अवस्थित है तो लंदन। इसके कहीं ना कहीं इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम। तो पश्चिम की साइड कौन से जो लंदन के शहर है तो इधर ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, थेम्स, बर्मिंघम, ये वेल्स की साइड अवस्थित है इसके। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसके पश्चिम की साइड अवस्थित है, स्कॉटलैंड की साइड अवस्थित है तो इसके पश्चिम की साइड अवस्थित है। ये नॉर्थ आयरलैंड की साइड अवस्थित है, इसके पश्चिम की साइड अवस्थित है। ये नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, ये डुबलिन जो किसकी राजधानी आयरलैंड की, ये आयरिश दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये एडिनबर्ग और ये ग्लासगो जहाँ COP 26 की बैठक हुई थी। ये शेटलैंड आइलैंड्स और ये नीचे इसके इंग्लिश चैनल है, ये डोवर है। कहीं कहीं फ्रांस और जो यूके है इन दोनों के बीच में एक तरह से इंग्लिश चैनल जा रहा है और यहीं कहीं कहीं टेम्स नदी आकर इसमें गिरती है इंग्लिश चैनल में। तो इस तरह से हमको इसका मैप देखना है। फिर हम कनाडा का मैप देखते हैं। तो कनाडा है ये कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर आ गया और ये ग्रेट लेक्स अवस्थित हो गई। ये ओटावा, ये क्यूबेक, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जहाँ सेंट लॉरेंस नदी गिर रही है जो ग्रेट लेक्स से होते हुए आती हैं। फिर यहाँ कनाडियन शेड्स, ये कनाडा के अंदर ही कहीं कहीं जो हडसन की खाड़ी है, ये हडसन स्ट्रेट है किन दो चीज़ों को जोड़ रही है तो लेब्राडोर सी और हडसन की खाड़ी को जोड़ रही है। ये डेविस स्ट्रेट या बपिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ने का काम कर रही है। ये पेपिन आइलैंड्स और ग्रीनलैंड को अलग करने का काम कर रही है। ये आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रहा है यहाँ से। ये रॉकीज माउंटेन कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अमेरिका में जाती हैं। ये कोस्ट माउंटेन्स, ये वैंकूवर आइलैंड्स कहीं ना कहीं इसका नाम भी हम चर्चा में सुनते कभी कभी। ये माउंट लोगन, ये अलास्का जो किसका प्रांत है अमेरिका का, ये यूकोन नदी निकल रही है, ये यूकोन, ये मैकेंजी नदी, ये ग्रेट बियर लेक्स और ये जो मैकेंजी नदी कहाँ से निकल रही है तो ग्रेट लेक से होकर निकल रही है। अथाबास्का रिवर्स, ये पीस रिवर, ये प्रेशर रिवर्स, ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत हो गया इसका, ये यूकोन प्रांत, ये अल्बर्ट और ये कहीं ना कहीं मांटिबा, ये तो ये क्यूबेक वाला प्रांत हो गया इसके, ये ओंटारियो, ये लेक विनिंगपे और ये नेशन नदी कहाँ से निकल रही है तो लेक विनिंगपे से निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है तो हडसन की खाड़ी में खिल रही है। जेम्स की खाड़ी कहाँ है तो कहीं ना कहीं हडसन की खाड़ी का एक हिस्सा मान सकते हैं हम। ये बेपिन आइलैंड्स हमने देख लिया, ये विक्टोरिया आइलैंड्स इसके उत्तर में अवस्थित हैं। ये बैंक्स आइलैंड्स, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये ब्यूपोर्ट शी में कहीं ना कहीं जो मैकेंजी नदी है वो जाकर गिर रही है। ये इधर अटलांटिक ओशन, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और इधर पैसिफिक ओशन है। अब हम देखते हैं अन्य मैप। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का मैप जिसकी हम कनाडा की बात कर रहे थे। तो ये कनाडा हो रहा, इन्हें हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सी, बेपिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, आर्कटिक ओशन, ये ब्यूपोर्ट सी, ये आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रहा है, ये अलास्का, ये रशिया, ये बेरिंग सी, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बरमुंडा, बहामास
और ये कहीं ना कहीं जो 23 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है, जिसके ऊपर अवस्थित है यूएसए और कनाडा। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये पैसिफिक ओशन, ये गल्फ ऑफ अलास्का, और ये अटलांटिक ओशन, ये बहामास, ये जमैका, क्यूबा, कैरिबियन सी, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, त्रिनाद, और ये ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ये बेलिज, ये निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा के यहीं से गुजर, ये सेंट्रल अमेरिकन की कंट्रीज हो गई हैं। अब देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका का अन्य मैप। तो ये अलास्का किसका स्टेट होगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स का। ये योकोन नदी होकर यहाँ से गुजर रही है। ये मैकेंजी रिवर जो कहाँ से निकल रही है, तो लेक ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, ग्रेट बियर लेक। और यहाँ पर जो पीस रिवर है ये लेक अथाबास्का है। तो ये नेल्सन रिवर्स कहाँ से निकल रही है, तो लेक विनिंगपे से निकल रही है, हडसन स्टेट। ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर के बीच में हडसन स्टेट हो गई। ये डेविस स्टेट जो कहने के बेपिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ने का काम कर रही है। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये आर्कटिक ओशन, ये ईस्ट साइबेरियन सी। फिर उसके बाद ये लेक सुपीरियर, यानी जो ग्रेट लेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक एरी, लेक ओंट्रियो, और यहीं से सेंट लॉरेंस नदी जाकर कहीं कहीं जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर रही हैं। जो कौन सी लेक्स है जो पूरी तरह से अमेरिका मतलब यूएसए में अवस्थित है, तो लेक मिशिगन सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर। और यहीं पर जो टोरंटो है, शिकागो है, यहीं पर अवस्थित है, पिट्सबर्ग और डेट्रॉइट। और कहीं ना कहीं जो शिकागो की हमने बात कर ली है, ये सेंट लुइस, और ये वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन इस साइड अवस्थित है जिसकी राजधानी सिएटल है। और ये न्यूयॉर्क, ये फिलाडेल्फिया, ये बोस्टन, और कहीं ना कहीं ये फ्लोरिडा है जहाँ से कहीं ना कहीं जो नासा है अपने जो स्पेस मिशन है उनको लॉन्च करता है। और ये कहीं ना कहीं इसकी जो नदी है जो ये मिसौरी और ये मिसिसिपी, और इधर से ओयो नदी आ रही है जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो मिसिसिपी नदी में जाके मिसिसिपी नदी में मिलती है और कहीं ना कहीं फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ये गिरती हैं। ये अरकानसे रिवर है जो कहीं ना कहीं मिसिसिपी नदी में जाकर मिलती है। ये कोलोराडो रिवर, ये ग्रेट साल्ट लेक, और ये सॉल्ट लेक सिटी, ये लॉस एंजलस, ये लॉस वेगास, सैन जोस, सैन फ्रांसिस्को और सैन डियागो, और ये मेक्सिको और जो यूएसए के बीच में रियो ग्रांडे नदी होकर कहीं ना कहीं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है, इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी हो गई है। जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। कैरिबियन की बात कर ली हमने, जो ये क्यूबा है, ये बहामास है जिसकी क्यूबा की राजधानी हवाना, ये किंगस्टन जमैका की राजधानी ये हैती, और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसमें ग्वाटेमाला, और ये बेलिस, ये एल सल्वाडोर, ये होंडुरस, ये निकारागुआ। ये अन्य मैप है जिसमें भी कहीं ना कहीं वही चीजें दिखाई हुई है कि माउंट मैकिनले जो हाईएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका, ये रॉकीज माउंटेन्स को दिखाया हुआ है इधर। ये सियरा नवादा, ये जो कोस्टल रेंज आ गई इसकी साइड, ये कास्केडे रेंज, और ये डेथ वैली जो सबसे लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका, और ये कहीं ना कहीं इधर अपलेशियन माउंटेन्स दिखाई हुई हैं। एक ग्रेट लेक्स की हमने बात कर ली अभी, ये ओटावा की बात कर ली, और ये इन रिवर्स की बात कर ली है, ये मेक्सिको, और ये रियो ग्रांडे नदी की हमने बात की अभी, और सेंट्रल अमेरिका कंट्री की हमने जो बात की थी वो इसमें दिखाया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ये अन्य मैप दिखा है जिसमें कहने के जो कनाडियन शील्ड, ये रॉकीज माउंटेन्स, ये सियरा नवादा, ये कोस्ट माउंटेन्स, और ये बीच में इसके ग्रेट प्लेन्स हो गए, ये एप्लेशियन माउंटेन्स की हमने भी बात की थी, और ये सियरा माद्रे ओसिडेंटल, ये रियो ग्रांडे नदी की हमने बात की, लॉस एंजलिस की बात की, ग्रेट बेसिन, ये स्नेक नदी, ये कोलंबिया नदी, ये वैंकूवर आइलैंड्स, ये ब्रुक्स रेंज। तो इस तरह से आप इस मैप को देखिए, एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा। ये यूक्रेन का मैप है जो भी कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन वार है तो उसमें कहीं ना कहीं इसके जो मैप्स है वो बने हुए चर्चा में, मतलब प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कीव दिखाया हुआ है, ये चेरनोबिल्स, ये जापोरिजा परमाणु संयंत्र, और कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है ये, तो नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। ये डोनेस्क नदी, और ये नदी कहाँ जाके गिर रही है, जो डाइनेपर नदी है जिसे नीपर नदी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक सी में जाकर गिर रही है। ये सी ऑफ अजोक और सी ब्लैक सी के बीच में कौन सी स्टेट है, तो कर्च स्टेट आ गई है यहाँ पर। ये क्रीमिया जो द्वीप है जिसपे कहीं ना कहीं रशिया ने कब्जा कर रखा है अभी। ये डोन नदी जो कहाँ के जाकर गिरे, सी ऑफ
अजो में जाकर गिर रही है, ये डोनेस्क नदी, ये डोनेस्क प्रांत, ये लुहांस्क, ये खार्किव, ये सुम्मी, और ये डेन्यूब नदी दिखाई हुई जहाँ कहीं ना कहीं ब्लैक सी में जाकर गिर रही है। तो इस तरह आप इस मैप को देखिए और एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। ये अन्य मैप यूक्रेन का, जिसमें दिखाया हुआ कि जो नेपर नदी है उसी के किनारे जेपोरोजिया है, डोनेस्क है, ये लुहांस्क, ये डोनेस्क रिवर, और ये सी ऑफ अजो, ये कर्च स्टेट, ये ब्लैक सी, ये क्रीमिया पेनिनसुला, ये ओडेसा पोर्ट्स आ गए इसका, डायनेस्टर नदी है, लीव, कीव यूक्रेन, चेरनोबिल, और ये साउथर्न बर्ग, और इसकी सीमा किससे लग रही थी? इधर रशिया से लग रही है, बेलारूस से लग रही है, इधर पोलैंड से, स्लोवेकिया से, हंगरी से, और माल्डोवा से, रोमानिया से इसकी सीमा लग रही है। ये अन्य मैप जिसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो रिवर से उनको दिखाया हुआ है, ये सी ऑफ अजोर, ये ब्लैक सी, ये डायनेस्टर नदी, ये ओस्किल नदी जो भी चर्चा में बनी हुई थी। तो इस तरह से आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसके रिवर को देखते हुए इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, और इसकी जो नदियां हैं वो कहाँ जाकर गिर रही हैं, कौन सी नदी है, किसके किनारे कीव अवस्थित है, किसके किनारे जपोरिजिया है, किसके किनारे चेरनोबिल है। ये ताइवान का मैप देखते हैं हम, ये ताइवान स्टेट हो गई है जो कि इनको अलग कर रही है, तो चाइना को और ताइवान जो द्वीप है उसको अलग कर रही है। साउथ चाइना सी, ये पैसिफिक ओशन इसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। ये लुजोन स्टेट है जो किसके बीच में, तो फिलीपींस और ताइवान के बीच में, ये ताइपे इसकी राजधानी, और ये चोसुई रिवर जो निकल रही है इसके बीच में से, ये चुंग यांग जो माउंटेन्स है इसके बीच में अवस्थित है, ये ताइनाम, ये कोपेंग रिवर्स, ये यूशुन नेशनल पार्क, ये यूशान, ये पेंगू आइलैंड्स जो इसके किस साइड में अवस्थित है, तो इसके पश्चिम की साइड अवस्थित हैं। ये ईस्ट चाइना सी, ये इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया CKS टाइचुंग। तो इस तरह से आप इसकी मैप को एनालिसिस कीजिए। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब हम सियाचिन ग्लेशियर को देखते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख यूटीज हो गए, और ये पूरा जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख जांस्कर रेंज है, हिमालय वाली जो रेंज है वो सब यहीं पर अवस्थित हैं। ये हेमिस नेशनल पार्क्स, ये कारगिल, लद्दाख, लेह, ये पेंगोंग लेक्स, ये इंडस रिवर, ये नुब्रा रिवर, और ये केटू, और यहीं पर कहीं ना कहीं जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अवस्थित है। एक तरह से पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक तरह से बर्फ जमी हुई है, और इधर से कहीं ना कहीं इसकी उत्तर में कहीं ना कहीं चाइना से इसकी सीमा लग रही है, और इस साइड पाकिस्तान अवस्थित हो गया, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से सैटेलाइट आधारित या जो अपनी कम्युनिकेशन सेवा उसको मजबूत की है। तो भारत को भी कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए अपनी जो कम्युनिकेशन सेवा है दुर्गम इलाकों में वो मजबूत करने की जरूरत है। ये अक्साई चीन, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये नंगा पर्वत, दी ओसई राष्ट्रीय उद्यान, एक बार आप इसे सैटेलाइट व्यू में देखने का प्रयास कीजिए। सैटेलाइट व्यू में देखने का कीजिए कि किस तरह से जो क्षेत्र कितना दुर्गम इलाका है, जहाँ कहीं ना कहीं जो फाइबर है, जो परंपरागत रूप से इंटरनेट सेवा मुहैया कराना बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से जो सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन है वो एक तरह से बेहतर तकनीक साबित हो सकता है यहाँ पर। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से दुर्गम इलाका है, जहाँ हर रास्ते पर कहीं ना कहीं बर्फ जमी हुई मिलेगी। और ये K2 है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में अवस्थित, ये K2 को दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये K2। तो इस तरह से आप गूगल मैप का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपकी जो भी सुझाव हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। तो हमारा जो विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।